हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सो कोई परहेज करो मत ना, बिल्कुल भी। खनिज के बारे में और शक्ति संसाधनों के बारे में मैं बताऊंगा आज, ठीक है, जो कि हर पेपर के लिए ये मजबूत चैप्टर है, बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट है, आपकी स्लाइड आपके सामने है और टॉपिक भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, हम खनिजों के प्रकारों के बारे में जानेंगे, उनके निष्कर्षण कैसे होता है ये जानेंगे, कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात होगी, भारत की बात होगी। ठीक है, शक्ति संसाधनों के परंपरागत है और गैर परंपरागत जो ऊर्जा, इन सभी चीजों के बारे में आज इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है खनिज। मिनरल क्या चीज है? प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहा जाता है। निश्चित तौर पर पाया जाता है उसे ही हम खनिज या मिनरल कहा जाता है। ठीक है, आज तक जो और होते हैं, हर खनिज से जरूरी पदार्थ निकलने में लाभ नहीं होता। मतलब हर खनिज, मतलब कोई भी खनिज है, खनिज तो बहुत हैं, लेकिन यूजिंग में कुछ ही मात्रा में यूज करे जा रहे हैं खनिज जो। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, जिस खनिज से किसी जरूरी संसाधन के फायदेमंद तरीके से निकल जाता है उसे आवश्यक कहने लगते हैं और कहने लगते हैं। लगभग 28,000 खनिजों की जानकारी आज हमारे पास है, लेकिन उनमें से केवल 100 के आसपास, केवल 28,000 में से 100 के आसपास श्रेणी में रखे जाते हैं। क्यों? जो इस्तेमाल होते हैं। बाकी खनिजों के शोधन में बहुत अधिक धन संसाधन लगेगा और उनका कोई मुनाफा भी नहीं है फिर। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनते रहो, समझते रहो। ठीक है, खनिजों के प्रकार, इनके पढ़ लेते प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। संगठन के आधार पर खनिज से दो वर्गों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु और अधात्विक जिसमें धातु नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं। धात्विक क्या है? जिस खनिज में धातु होते हैं उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। अपने विज्ञान, आपने विज्ञान में लेसन में पढ़ो भी होगा। ठीक है, कि जो वस्तु चमकदार, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ना कि कुचालक। ठीक है, तन्य, आघातवर्ती या कठोर होती है उसे धातु कहा जाता है। धातु खनिज दो प्रकार के होते हैं, तो लोह खनिज, अलोह खनिज। ये भी इंपॉर्टेंट है। धातु के पूछ लेगा कि धातु कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, लोह, अलोह। अलोह लोह क्या होते हैं? लोह मतलब जिसमें, जिस खनिज में लोहा रहता है उसे लोह खनिज, जैसे कि लोहा आवश्यक है, मैग्नीज, क्रोमाटाइट है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ऑप्शन में दे करके कि लोह खनिज कौन सा है इनमें से। एलॉय मतलब कि जिस खनिज में लोहा नहीं रहता उसे एलॉय खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट है, टीन है, तांबा, सोना, चांदी, इनमें कोई लोहा रहे ना रहे तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। जिस खनिज में धातु नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर धातु ही नहीं होगी, ठीक है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर है आपका, जो चूना पत्थर होता है ना, अब्रक होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधातु मतलब जिसमें धातु ही नहीं पाई जाती किसी भी प्रकार की। खनिजों का निष्कर्षण कैसे होगा? खनिजों को नए तरीकों में निष्कर्षित किया जाता है, जिनके बारे में जैसे मैं बताता हूँ आपको। एक तो होता है फर्स्ट खनन। अब निष्कर्षण हो रहा है इनका, इनका निष्कर्षण हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, माइनिंग, चट्टानों को नीचे से खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, माइनिंग कहा जाता है। खनन के दो तरीके होते हैं, एक तो विवृत खनन और कूपक खनन। अब ये क्या चीज है? विवृत खनन ओपन माइनिंग जो होते हैं, ओपन खुले आधार पर, कम गहराई में पाए जाने वाले, जो ऊपर ही मिलते हैं, ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऊपरी सतह पर हटाई जाती है, परत, मतलब ऊपर की परत को हटाती, ये मिल जाते हैं। इनको ही विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। कूपक खनन जो वेल माइनिंग होती है, अधिक गहराई, मतलब इनको अधिक मात्रा में खोदा जाता है, फिर खनिज को निकालने के गहरे कुएं खोदे जाते हैं। इस विधि को कूपक कहा जाता है। कूपक मतलब कुएं की तरह ना रहा, कूपक, कूप कहते थे पहले, इंग्लिश इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ड्रिलिंग क्या होता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निकलने के लिए बहुत गहराई तक कुआं खोदा जाता है। इस विधि को प्रवर्धन कहते हैं या ड्रिलिंग कहते हैं। यह कूपक खनन का ही एक रूप होता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले, ड्रिलिंग। ठीक है, आखनन क्या होता है? इसकी पूछा भी है क्वेश्चन। कुछ खनिज चट्टान की सतह पर ही रहते हैं, मतलब ऊपर ही परत पर, उन्हें निकालने के लिए बस ऊपर की सतह खुदाई करनी पड़ती है और उसे ही आखनन कहा जाता है। ठीक है, कोई चट्टान है, उसके ऊपरली परत को थोड़ा हटाया जाता है, मतलब खोदा जाता है, काटा जाता है, तो उस पर जो पदार्थ मिलते हैं उसको आखनन कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। खनिज का वितरण पढ़ लेते हैं। धात्विक खनिज अक्सर अगण्य और कायांतरिक। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, धात्विक खनिज जो कहाँ पर मिलते हैं, किन किन चट्टानों में पाए जाते हैं, शैलों में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज जो अगण्य है और कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं और विशाल पठार का निर्माण करते हैं। अधात्विक खनिज जो कि अक्सर कायांतरिक शैलों में ही पाए जाते हैं, सिर्फ कायांतरिक, याद कर लेना इसको।
वो धात्विक अग्न्य कायांतरित, ये जो केवल है अधात्विक, ये केवल कायांतरित में है। और मैदानी नवीन पर्वतों में पाए जाते हैं कौन, अधात्विक जो होते हैं। खनिजों के वितरण के बारे में नीचे दिया गया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। एशिया के, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, यहाँ से ये अधिक मात्रा में आपके खनिज के वितरण होता है, मतलब कि आपका धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, ठीक है। जैसे कि इसको मैं झूम करके बता दूं एक बार, 1 मिनट रुके। काफी बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ थोड़ा सा। और छोटा करता हूँ, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा, रफ कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा अब तो। हाँ। हम्म जैसे कि यहाँ लोहा है, तांबा है, बॉक्साइट, इन तीनों चीजों के दे रखा है। जैसे अपना भारत ही रहा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो अपने भारत में क्या मिलता है, मोस्टली लोहा। लोहा जो कर्नाटक है, कुछ हिस्सा भी है यहाँ पर, इधर, इधर जो है आपका, 1 मिनट रफ कर देता हूँ मैं। 1 मिनट को देखना ही बंद हो गया है तो नॉक किसी ले लेते हैं, पॉइंट करेंगे। ये आपका महाराष्ट्र है शायद, और ये आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और उसके ऊपर क्या पड़ता है, उड़ीसा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की तरफ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड है। ठीक है, या क्या क्या मिलते हैं आपके हमारे यहाँ पर, बॉक्साइट और तांबा। ठीक है, और बाहर आप देख लेना, ये बाहर विदेशों में, ठीक है, अफ्रीका में भी मिलते हैं, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, रसिया, ठीक है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, इन चीजों को देख लेना आप। ठीक है, मैं दे दूंगा। लोहे, तांबा और बॉक्साइट का वितरण इस प्रकार से होता है, कहाँ से कैसे उठाते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, इन कमेंट मुझे भी बता देना कि भाई आपको जैसे जैसे सारी चीजें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, भाई क्या कारण है, किस कारण बस आप समझ में नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ एशिया के बारे में। नहीं तो ये कहोगे कि छोड़ दे बीच में। भारत और चीन में लोहा के भंडार है, दुनिया के टीन उत्पादन का आधे से अधिक एशिया में होता है। ठीक है, किसका, टीन उत्पादन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टीन उत्पादक है। चीन लेड, एंटीमन और टंगस्टन का अग्रणी उत्पादक है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक और तांबा के भंडार भी पड़े। ठीक है, यूरोप में क्या होता है, यूरोप लोहा का अग्रणी उत्पादक है, लोहा का यूरोप। ठीक है, अपना है टीन उत्पादक का। ठीक है, रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में लोहा की विशाल भंडार है। पूर्वी यूरोप और यूरोप या रूस में तांबा, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल के भंडार होते हैं। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका मैंने बता दिया कि वो कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में खनिजों का भंडार वाले 3 क्षेत्र, जिनके बारे में नीचे दिए गए, कौन कौन से मैं बताता हूँ। कनेडियन क्षेत्र, कनेडियन क्षेत्र लोहा, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा। अल्पेशियन क्षेत्र कोयला, पश्चिमी की पर्वतमालाएं तांबा, लेड, जिंक, सोना, चांदी स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं जो नीचे है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है मेरे भाई, हाई ग्रेड लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि हाई ग्रेड लोहा सबसे बढ़िया प्योर मात्रा में लोहा कहाँ मिलता है, वो आपके ब्राजील में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है यहाँ पर। चिल्ली, चिल्ली, पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक है, इंपोर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, तीन के अग्रणी उत्पादक हैं, ब्राजील और बोल्विया। दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदा, जिंक, क्रेमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ये सारी चीजें उपलब्ध है भंडारे के रूप में। वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चीन में, पेरू में, कोलंबिया में खनिज के तेल पाए जाते हैं। इनकी तो मौज है, वेनेजुएला जो तेल के उत्पादक वाले हैं। अफ्रीका में यह महादेश हीरा, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, प्लेटिनियम पाया जाता है। दुनिया के सोने के उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है, जिम्बाब्वे और जेरे में होता है। अफ्रीका में तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोल तेल भी पाए जाते हैं यहाँ पर, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंपोर्टेंट है, जो जो चीजें मैंने करवाई है, निशान लगवाई है, सारी चीजें इंपोर्टेंट है। पढ़ने की जरूरत है आपको, मेहनत करने की जरूरत है भाई। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, इन्हीं क्लासों से आता है। और वो जो वन लाइनर आते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर का देते हैं आपको। ठीक है, नीचे कोई नहीं देता, डीपली मतलब कहने का। ठीक है, अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सोना है, हीरा है, लोहा है, शक्ति, निकल बड़े उत्पादक में से एक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोने का विशाल भंडार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कम ना है। अंटार्कटिका में,
अंटार्कटिका कहाँ पर है, कहाँ, उसमें मैप में देख लो ना, जिस आप पर मैप होगा उसमें देख लो। ठीक है, जब भी जियोग्राफी क्लास लो तो एक मैप रखे करो अपने पास। भूगर्भ शास्त्रियों ने अंटार्कटिका में विभिन्न खनिजों के भंडार का अनुमान लगाया है। ऐसा बताया है कि ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतों के कोयले के कई भंडार है। पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में लोहा स्तक के होने का अनुमान है, वहां लोहा स्तक मिला है। ठीक है, भारत में कहाँ का मिलेंगे लोहा, जैसे कि भारत में हाई ग्रेड का लोहा, लोहा स्तक के भंडार वाले राज्य हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। ठीक है मेरे भाई, अपने भारत की बात हो रही है। बॉक्साइट जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ है, कुछ 2 से 3 राज्यों को याद कर लो। झारखंड में बॉक्साइट मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये इन्हीं से ऑप्शन उठा लेगा वो। लोहा कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, छत्तीसगढ़। यदि इसके इलाके में जो कि मतलब झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में अधिक मात्रा में लोहा, बॉक्साइट, ये सारी चीजें वहीं पर मिलती है। ठीक है, अब्रक कहाँ पर मिलेगा, ये खनिज मुख्य रूप से झारखंड में मिलेगा। अब्रक जो है जैसे अधिक मात्रा में जब झारखंड है, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। भारत अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि किस चीज का, खनिज का मुख्य रूप से, किस खनिज का मुख्य रूप से भारत सबसे बड़े रूप में उत्पादक भी है और निर्यातक भी, दोनों चीज का, तो वो है आपका अब्रक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका हाँ, तांबा। तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, सोना, नमक, ये आप पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, अब बढ़ते हैं खनिजों का उपयोग। खनिजों का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे लोहा इस्पात, वायुयान, आपको पता भी होगा। ठीक है, तांबे में सिक्के, बिजली के तार, पाइप आदि बनते हैं, किससे, तांबे से। तांबे को तो हर चीज में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पुरानी धातु है। एल्यूमिनियम में से गाड़ियां, विमान बनते हैं, क्या एल्यूमिनियम से महंगी धातु आभूषण बनते हैं। ठीक है, ठीक है, और हाँ, खनिजों का संरक्षण कैसे होता है, एक मिनट इसको रफ कर दूं। हम्म, खनिजों के संरक्षण पूछ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। खनिजों के बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष खनिजों को, लेकिन हम बहुत तेजी से खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए खनिज, जैसे मैंने आपको कल भी बताया आपको, इसलिए खनिजों का संरक्षण जरूरी है। खनिजों के संरक्षण के तरीके नीचे दिए गए, जैसे कि खनन के समय बर्बादी को रोककर हम हमें अपने उपभोग को कम कर देना चाहिए, ताकि खनिजों की मांग घट सके। पुराने सामान का सदुपयोग करने में खनिजों की मांग घटाई जा सकती है। धातुओं को कई बार रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब दोबारा उनको बनाया जा सकता है। रिसाइकल का मतलब ये होता है। ठीक है, उनका दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं ना, उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है, दोबारा भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब आता है आपका शक्ति संसाधन। ठीक है, एनर्जी के साथ अगर पढ़ रहे हो आप, अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि मुझे सिर्फ पेपर को क्रैक करना है, तो आप 101% एनर्जी लिए बैठे होगे। ठीक है, बोरिंग का मतलब ही नहीं होता किसी भी प्रकार से। ठीक है, शक्ति संसाधन, पावर रिसर्च के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंपोर्टेंट भाग है इसका, पार्ट इस चैप्टर का। जिस संसाधन से हमें ऊर्जा मिलती है उसे शक्ति संसाधन कहते हैं। शक्ति संसाधन के वो 2 प्रकार है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा के जो संसाधन सदियों से इस्तेमाल होते आए हैं, उन्हें ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के जिन संसाधनों का इस्तेमाल हाल ही में शुरू हुआ है, उन्हें ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन कहलाता है। ठीक है, ये कौन क्या है, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा, ये सारी चीजें मैं अभी बता दूंगा। परंपरागत संसाधन क्या है, जैसे कि आपका ईंधन है, फ्यूल। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से लकड़ियों का इस्तेमाल होता है बिल्कुल। जो गांव से है वो पता होगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, लकड़ी जलाने में वायु प्रदूषण होता है, लकड़ी का रसोई में इस्तेमाल करने से महिलाओं की सांस की बीमारी होने लगती है, ये खतरा उत्पादन होने लगता है। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्व भारत में ईंधन को ले जाती है लड़की। ठीक है, औरत बेचारी महिला। ठीक है, बेचार भाई, चूल्हे की रोटी तो स्वाद ही कहाँ, प्रदूषण हो चाहे कुछ भी, कोयला, कोल। अब वैसे चलो छोड़ देन होना चाहिए कि भाई जलो ही रहने दे यार, चलन कोयला ईंधन है, फुकंदा नहीं। ईंधन को व लकड़ी को क्या फायदा हो जब आप जला ही छोड़ दोगे और यूं ही वेस्ट में चली जाएगी, उसको उपयोग में लो किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, बहुत से छोड़ दें, जली हुई चलंदा अभी थोड़ा ताता हो देता है। कोयला, आज कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल उद्योग में होता है, जैसे कि मैंने कल बताया आपको। सिर्फ 80 या 100 साल चलेगा कोयला, फिर वहां के बाद खत्म, सी लिमिट है।
ठीक है, ये बोला भी है इन्होंने। ठीक है, अधिकतर थर्मल पावर प्लांट में कोयला ही मुख्य ईंधन लेता है। लाखों वर्ष पहले जाने वाले पादप दलदल में दब गए थे किसी कारणवश, मतलब वही है, हुआ होगा कुछ समय बीतने के साथ अब हुआ होगा कुछ। ये हिस्ट्री में मैंने बताया आपको। उच्च दाब तापमान के कारण कोयले बदल गए थे। ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र जैसे आपको दिख रहा है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस कोयले में उत्पादक है। भारत में बंगाल के रानीगंज और झारखंड झरिया, धनबाद में बोकारो में कोयले के बड़े बड़े स्थानीय उद्यान। ठीक है, पेट्रोलियम शैलों के बीच में की खाली परत में जो पेट्रोल पाया जाता है ना, वो इस परिवेदन विधि में निकाला जाता है। ठीक है, कच्चा तेल काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। इसके काले रंग को बहुमूल्य उपयोगिता के कारण इसे काला सोना कहा जाता है, ब्लैक सोना, ब्लैक गोल्ड। किसे? इस पेट्रोलियम को, कच्चे तेल को। कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है जहां इसका परिष्करण किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद पेट्रोल में विभिन्न उत्पाद निकलते हैं, जैसे कि डीजल निकलेगा, पेट्रोल, केरोसिन, मोम, ग्रीस आदि सारी चीजें इस कच्चे तेल से निकलता है। ठीक है, एक ही चीज से कितनी चीज, डीजल लिख रहा है, पेट्रोल लिख रहा है, केरोसिन, मोम, ग्रीस। ठीक है, जैसे कि ये कितना प्योर लग रहा है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर पेट्रोल के मुख्य उत्पादक है। इनकी तो मौज आ रही है आज के समय में। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया पेट्रोल के अच्छे उत्पादक है। और भारत में असम के डिगबोई, मुंबई के बम्बई है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पेट्रोल का उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल भंडार के साथ पाई जाती है। जहां पर पेट्रोल है, जहां पर कच्चा तेल है, वहीं पर आपकी प्राकृतिक गैस है। जब तेल निकाला जाता है तो प्राकृतिक गैस भी बाहर आती है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल उद्योग और घरों में होता है। रूस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक है। ठीक है, पूछ लेगा, रूस है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है कि नहीं। भारत में प्राकृतिक गैस भंडार जैसे जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के अपीय तटीय क्षेत्रों में क्या मिलती है आपकी प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जल विद्युत के बारे में पढ़ लेते हैं। पानी की तेज धारा से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। टरबाइन जो बड़े बड़े वे लगे रहते हैं ना, उससे चलाकर जब बिजली को कन्वर्ट करा, जल से कन्वर्ट की जाती है बिजली। इसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगी, कोई नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर बांध लगा दिया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में करके यहाँ पर जल का स्रोत कर लेते हैं, अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर यहीं पर यंत्रों के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है। फिर गांव के इलाकों में आपकी बिजली पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जल के द्वारा बिजली का उत्पादन। बांध से पहले विशाल जलाशय में पानी जमा किया जाता है, फिर इसे छोड़ा जाता है। ऊंचाई से निकलने के कारण पानी की धारा चाल बहुत अधिक होती है, जिससे टरबाइन चलता है। उसके बाद पानी की नहरों में छोड़ दिया जाता है, जिससे सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई भी हो रही है, बिजली भी बन रही है। देखो जैसे आपको सामने गिरी। ठीक है, दुनिया की ऊर्जा एक चौथा हिस्सा पनबिजली से मिलता है। बताओ अब तुम, एक चौथा हिस्से की बात। परगवे, नॉर्वे बिजली, चीन पनबिजली के अग्रणी उत्पादक है। भारत के मुख्य जल विद्युत केंद्र है भांगड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से जब उच्च कोटि की, जब हम 10th क्लास में पहुंचेंगे तो अधिक मात्रा में अच्छे से विश्लेषण करूंगा। पनबिजली के बांध बनाने में पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। ये पर्यावरण को तो हर जगह हर तरीके से नुकसान हो। बांध के कारण एक विशाल क्षेत्र में जलमग्न होता है। इससे हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द सहना पड़ता है। वनस्पति और वन्य जीव का भी भारी नुकसान होता है यहाँ पर। ठीक है, जब बांध बनाया जाता है, जैसे कि अब ये बांध बना दिया, ठीक है, कहीं से टूट भी गया, यहाँ पर गाँव आस पास है, तो वो तो बह जाएंगे। ठीक है, बह जाएंगे कि नहीं बह जाएंगे। ठीक है, अधिक मात्रा में नुकसान होगा। सभी चीज तरह की हानि होगी। ठीक है, तो एक तरह से नकारात्मक भी है, एक तरह से सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। अभी तक तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे, हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत, जैसे कि सौर ऊर्जा आपकी, सोलर एनर्जी है। सूर्य के पास असीमित ऊर्जा है। आज सोलर पैनल की मदद से सौर ऊर्जा से बिजली बनती है। हमारे देश में वर्ष के अधिकांश महीने में प्रचुर मात्रा में धूप आती है, इसलिए यहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल माहौल और सौर ऊर्जा का प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा से जो सौर पैनल लग रहे हैं ना, वो से इनके छतन पर आप देखे होंगे ऐसे पैनल से लगे रहे हैं। तो सौर ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से जो वेव्स हैं उनसे बनाई जाती है ये क्या, बिजली। ठीक है, जिससे आपके घर में बिजली आती है। ठीक है, जैसे सौर पैनल आपको देख रहे हैं। पवन ऊर्जा से वाइंड जो होती है एनर्जी से बिजली उत्पादन। जिन क्षेत्रों में पवन की गति अच्छी होती है वहां पवन चक्कियां की मदद से बिजली बनाई जा सकती है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु पवन ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। तमिलनाडु मोस्टली ये पवन ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। हालांकि वहां है तो सौर पैनल भी, पर लेकिन अधिक मात्रा में वो वाइंड का या हवा का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी है कि जो कि बहुत खतरे का सिस्टम है ये।
ठीक है। जब किसी तत्व का नाभिक विखंडन होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जैसे कि आपको साइंस में पता भी होगी। परमाणु ऊर्जा इस सिद्धांत पर काम करती है। भारत में परमाणु ऊर्जा के कई संयंत्र बने हैं। परमाणु ऊर्जा से कम खर्च से अधिक बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमेशा रेडिएशन लीक होने का खतरा होता है। ठीक है, आपको आपदी पड़ी होगी 1936 उसकी, मध्य प्रदेश भोपाल जो हुई थी। ठीक है, वो आप बताने इन कमेंट में मुझे कौन सी सन में हुई थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमेशा रेडिएशन लीक होने का खतरा रहता है। रेडिएशन लीक होने से मनुष्य और जीवों होने वाले बुरे असर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले रहते हैं। जैसे कि एक बम छोड़ दिया था नागासाकी। ठीक है, भूतापीय पृथ्वी की ऊपरी परत के निचले पिघला हुआ मैग्मा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी तापमान बहुत अधिक होता है। कुछ स्थानों पर दरारों से होकर ये ऊष्मा बाहर निकल रहती है। इस ऊष्मा के उपयोग में पानी में भाप बनाई जाती है और उसके बाद भाप में टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दुनिया का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका, अमेरिका, रूस और भूतापीय ऊर्जा में इस्तेमाल हो रहा है इस समय। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र चल रहा है। जैसे आपको निर्माण दे रखा ज्वारीय ऊर्जा, जैसे कि जब समुद्र में ज्वार आता है, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार और भाटा मैंने आपको बताया, तो पानी का सतह बढ़ने लगता है। ठीक है, पानी का सतह बढ़ने लगता है। जैसे ज्वार के समय आने वाली, जब ज्वार आता है, जब तेजी से लहरें आती है, तो आने वाले पानी जब लौटता है तो उसकी गति से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जा सकती है। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बायोगैस, बायोगैस से जैविक अपशिष्ट के अपघटन से जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप तौर पर हमने जैसे एक जगह पर गड्ढे खोद कर गोबर गैस जो होती है ना, उसी तरीके की गोबर डालते रहते हैं, फिर उसको उसमें से CH4 जो होती है, मीथेन, आपको साइंस में पढ़े होंगे CH4 मीथेन, जैसे इसी मुख्य रूप से मीथेन होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट बनाई जाती है। ठीक है, अधिक मात्रा में इसके जैव अपशिष्ट वाले डाला जाता है, जैविक अपशिष्ट डाला जाता है, जिसमें मवेशी का मल, खेती का कचरा आदि रहता है। इसके बाद इसे अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है और गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली गैस से चूल्हा जलता है और उसे रोशनी भी मिलती है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बता भी रखी है आपको मैप में। ठीक है, किस किस प्रकार से, किस विधि से ये बायोगैस होती है, ये सारी चीजें आप साइंस पढ़ रहे होगे तो खूब अच्छी तरीके से जान लोगे। ठीक है, सीधा चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। काफी कोई देरी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं, आसानी से क्वेश्चन है। सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? और एनर्जी लॉस मत करो, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में रखो अपने पास। ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाले हैं बस। सतह के निकट स्थित खनिज को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? सतह के निकट ऊपरी सतह को कौन सा था भाई? जैसे पहाड़ था तो यहाँ से थोड़ी सी खोदी, क्या था, क्या कहलाता था वो? आखनन कहलाता था। प्रवेदन कूपक तो काफी अधिक मात्रा में खोदे जाते थे। ठीक है, तो ए इज द राइट। चट्टाने कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। एक तो अग्रय चट्टान, ठीक है, जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया, कायंत्रिक चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धात्विक खनिज किन शैलों में पाए जाते हैं? अग्रय में बिल्कुल, कायांतरिक में बिल्कुल, अवसादी में दूसरे मिलते हैं। तो एक और दो, दोनों दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, डी। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया भी आपको। ठीक है, स्लाइड के अंदर जाओ, जिस बच्चे ने गौर नहीं किया वो गौर करो, पढ़ो, लिखो, मौज करो क्वेश्चन को। बस यही है मेरा मेन मकसद। बस सबसे पहले बच्चा जाए, जीके को क्वेश्चन को देखे, उनको सिर्फ 5 से 7 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड ले लो भाई मेरे, ज्यादा सेकंड नहीं लगाने, क्योंकि मैं इस तरीके से डीपली चल रहा हूँ कि क्या बच्चे किसी भी क्वेश्चन को लेकर के वहां दुविधा में न पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये सोचने की हिम्मत न पड़े उसमें। कोयला और पैटर्न किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टानों में। ठीक है, विश्व में उच्च कोटि के लोहा आश्चर्य का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? लोहा आश्चर्य की बात हुई यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, ब्राजील। ठीक है, अब भारत में कहाँ पर मिलते हैं, इन कमेंट बताओ। कौन सा हीरा दुर्लभ होता है? मतलब हीरे की बात हुई है, लाल तो सही है और सफेद भी सही, हरा होता है, हरा। ठीक है, याद कर लेना, अलग से डाला मैंने। चिल्ली और पेरू किस आयस्क के अग्रणी उत्पादक? मैंने जैसे कि बताया था, तांबे, चांदी, सोना, कौन सा? इन कमेंट बजाओ इसका, इसके बारे में, चिल्ली और पेरू के बारे में। चिल्ली और पेरू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भाई, जब तक आप याद नहीं करोगे ना तब तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता दूं, कोई बात नहीं। ए इज द राइट आंसर। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पर मिलेगा भाई? बॉक्साइट की बात हुई है, अब भारत है, पाकिस्तान है, इनमें से किस, कौन से में बॉक्साइट अधिक मात्रा में बताया था मैंने? पहले बता दे, इस महाद्वीप में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगा। है ऑप्शन में इसमें, ए भारत है, बी पाकिस्तान है
ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी खनिज मतलब कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है? कोलार की खान है। इंपोर्टेंट है, ये विश्व के अंदर आते हैं। कोलार की खान कहाँ पर है, ये सर्च करके देखना, कोलार की खान इंपोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है अपनी ये? भारत का अग्रणी उत्पादक निर्यातक है। सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक मतलब उत्पादक और निर्यातक से अधिक मात्रा में क्या किसका किया जाता है? सोने का, नमक का, चांदी का। तो सी इज द राइट आंसर होता है, उत्पादक भी और निर्यातक भी किसका? चांदी का। खनिज किस प्रकार का उदाहरण है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय है, खनिज की बात हुई है सिर्फ। रानीगंज पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, सोने के लिए, तांबे के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। झरिया, धनबाद, बोकारो किस राज्य में स्थित है? झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में? झारखंड इज द राइट आंसर। झरिया जयती झारखंड। पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना। सिंपल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ मेरी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। तो मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।